सुंदरी का बचपन तेजी से सिमट रहा था और जवानी दिन ब दिन निखर और उभर रही थी। सुंदरी जब खुद को आईने में देखती तो अपने उभारों को देखकर लजा जाती। अब वह अपने सजने संवरने पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। गांव के लड़के उसे छेड़छाड़ करते तो वह उन्हें धमकाती, पागल कहती, लेकिन मन ही मन खुश होती कि लड़के उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इससे उसे अजीब तरह की सुख और आनंद की प्राप्ति होती। लेकिन इन छुछुरे लड़कों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मर्द भी थे जो शादीशुदा तो थे, लेकिन उनका लफंगापन अभी उनके मन से गया नहीं था। वे सुंदरी जैसी कम उम्र की लड़कियों को भी छेड़ने से बाज नहीं आते थे। एक दिन ऐसे ही दो लफंगों नक्टू और साकिब ने राह चलती सुंदरी को न केवल छेड़ा बल्कि उसके कोमल अंगों की चिकोटी भी काट ली। सुंदरी ने न केवल बुरा भला कहा बल्कि उनकी चप्पलों से खबर ली। हो हल्ला होने पर गांव वालों ने भी मक्टू और साकिब को आड़े हाथों लिया। सुंदरी का पिता जग प्रसाद तो उन्हें थाने तक खींच कर ले जाना चाहता था, लेकिन गाँव वालों ने उसे समझा बुझा कर रोक लिया। नक्टू और साकिब ने इस अपमान को दिल पर ले लिया और वे सुंदरी को खतरनाक सबक सिखाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपने दो साथी लफंगों कलवा और टिपलू को भी अपने साथ ले लिया। रोजाना की तरह एक दिन सुंदरी अपने पिता को खेत पर खाना खिलाकर वापस लौट रही थी। जैसे ही सुंदरी ईख के खेत की पगडंडी से होकर गुजरी तो वहां घात लगाए बैठे नक्टू और साकिब, कलवा और टिपलू ने उसका मुंह बींचकर उसे खेत के अंदर खींच लिया। उसके मुंह के अंदर उसके लाल दुपट्टे को ठूंसकर सुंदरी के साथ हैवानियत का खेल शुरू कर दिया। चारों गिद्ध उस बेचारी और असहाय चिड़िया को बुरी तरह नोचकर उसे मरणासन स्थिति में छोड़कर भाग गए। जब काफी देर तक सुंदरी घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू हुई। जग प्रसाद और गांव वालों को सुंदरी को तलाशने में ज्यादा देर न लगी। ईख के खेत में वह नग्ना अवस्था और मरणासन स्थिति में मिल गई। उसके मुंह में लाल दुपट्टा ठूसा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे और वह खून से लथपथ थे। स्पष्ट था सुंदरी के साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। जग प्रसाद तो सुंदरी की यह हालत देखकर वहीं घस खाकर गिर पड़ा। एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी खोलकर सुंदरी की आबरू को ढका। गाँव वालों ने सुंदरी के हाथ पैर खोले, उसके मुंह में ठूसा दुपट्टा निकाला और उसे लेकर जल्दी से गाँव पहुंचे। वहाँ गाँव का डॉक्टर बाप बेटी को होश में लाने में कामयाब रहा। यह खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। हर कोई खबर सुनकर जग प्रसाद के घर की तरफ भागा जा रहा था। बलात्कारियों के परिवार वालों को खबर लगी तो वे गांव के आक्रोश से बचने के लिए गांव को छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर ग्राम प्रधान मखरा ने मामले की खबर पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने आते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बलात्कारियों को घर तोड़फोड़ की और सुंदरी को मेडिकल जाँच के लिए जिला अस्पताल भेजा। जल्दी ही बलात्कारी गिरफ्तार कर लिए गए और सलाखों के पीछे भेज दिए गए। कानून अपना काम करता रहा, लेकिन एक मुकदमा गांव में भी चलता रहा। इस मुकदमे की अदालत गांव थी। इसमें वकील, जज और गवाह सब गांव वाले थे। अपराधी भी गांव की एक ही लड़की थी और वह सुंदरी थी। वह बिना किसी अपराध की अपराधी थी। यह अपराध भी ऐसा था जो उसने कभी नहीं किया था, लेकिन समाज के ठेकेदार उसे गुनाहगार बनाने पर तुले हुए थे। समाज के ठेकेदारों ने सुंदरी पर अपराध की जो धाराएं लगाई वे न तो कानून की किताबों में कहीं मिलती है और न सभ्य समाज में। समाज के ठेकेदारों ने उस पर अपनी धाराएं लगाई। बलात्कार की शिकार, पापीन, अछूत और अपशगुनी। गांव वालों ने अपनी बेटियों को सुंदरी से दूर रहने की हिदायत दी। गांव के लड़के सुंदरी को छेड़ने के बजाय उसे बेचारी कहकर पुकारने लगे थे। गांव की औरतों ने उसे अछूत का दर्जा दे दिया था। वह उनके लिए अपशगुनी बन गई थी। उसकी परछाई से भी उनके सतीत्व के भंग होने का डर था। यहाँ तक कि जिन औरतों ने गाँव में कई कई खसम पाल रखे थे वे औरतें भी उस अपशगुनी से दूर ही रहती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पतिव्रता का ढंग यही औरतें करती थी। जग प्रसाद का घर गाँव में अलग थलग पड़ चुका था। इस हादसे के बाद सुंदरी गुमसुम से रहने लगी थी। गांव वालों के उपेक्षित व्यवहार से उसे ऐसा आभास होता था कि वह न जाने कितनी बड़ी अपराधी है। इस अपराध बोध ने सुंदरी को अंदर तक आहत कर दिया था। यह वह सजा थी जो सुंदरी को किसी कानून अदालत ने नहीं बल्कि सामाजिक अदालत ने बिना मुकदमे और बिना बहस के सुनाई थी। सुंदरी को समाज का यह असामान्य बहिष्कार बुरी तरह से अखर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। कुछ महीनों के बाद खबर मिली कि चारों बलात्कारी नक्टू, साकिब, कलवा और टिपलू जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। यह सुनते ही सुंदरी के अंदर आक्रोश का लवा उबलने लगा। वह यह सोचकर बौखला गई कि आखिर ऐसे दरिंदों को अदालत कैसे जमानत पर छोड़ सकती है। इससे उसकी मानसिक स्थिति विचलित होने लगी। अब सुंदरी बात बात पर गुस्सा करती। कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो वह उससे भिड़ जाती, कोई उसे घूरता तो उसे गालियां बकने लगती। कई बार गुस्से में वह इतनी हिंसक हो जाती कि किसी पर भी कुछ भी उठाकर फेंक देती। वह इतनी हिंसक हो गई कि एक दिन गाँव वालों को जग प्रसाद से कहना पड़ा, जग प्रसाद या तो सुंदरी को घर में बांध कर रखो या फिर इसका किसी पागल खाने भेजकर इसका इलाज करवाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी किसी दिन किसी का सिर फोड़ देगी, फिर उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जग प्रसाद ने सुंदरी को समझाने की कोशिश की तो वह अपने आप से ही
उलझ बैठी। बाप बेटी में तकरार इतनी बढ़ गई कि सुंदरी ने घर छोड़ने का ही पक्का इरादा कर लिया। पास के गांव में एक ईंट भट्ठा था। सुंदरी ने सुन रखा था कि वहां पर बहुत सी महिला मजदूर काम करती हैं। उसने वहीं जाने का निर्णय किया। वहां काम करने वाली महिलाओं को रहने के लिए झोपड़ी भी मिलती थी। अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सुंदरी उसी भट्ठे पर काम करने लगी। वहीं अन्य महिलाओं की तरह उसे भी रहने का ठिकाना मिल गया। मन ही मन वह उन 4 दरिंदों से बदला लेने की भी सोच रही थी। आखिर उन दरिंदों की वजह से ही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। अभी भी वह लाल दुपट्टा सुंदरी के पास ही था, जिनको उन दरिंदों ने उसके मुंह में ठूंस कर उस गंदी घटना को अंजाम दिया था। उस निशानी को वह कैसे भूल सकती थी। ईंट भट्ठा का ठेकेदार रामपाल था, जो शराबी और औरतबाज भी था। ईंट भट्ठे पर काम करने वाली कई औरतों के साथ उसके अवैध संबंध थे। सुरक्षा के लिए उसके पास रिवॉल्वर और बंदूक भी थी। जब से सुंदरी भट्ठे पर आई थी, रामपाल की नजर उस पर थी। वह उसकी जवानी देह को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। सुंदरी भी मन ही मन उन 4 दरिंदों से बदला लेने की योजना बना रही थी। उसने बहुत सोच समझकर रामपाल का निशाना बनना स्वीकार कर लिया। रामपाल ने सुंदरी को अपने और निकट लाने के लिए उसे चाय और पानी पिलाने के काम पर लगा दिया। चाय और पानी पीने के बहाने वो सुंदरी को बार बार अपने ऑफिस में बुलाता रहता था। एक दिन अकेले में रामपाल ने सुंदरी पर अपनी इच्छा का निशाना साधते हुए कहा, सुंदरी तुम भला की खूबसूरत हो। अरे साहब, आप भी तो हट्टे कट्टे नौजवान हो। सुंदरी ने मनमोहक मुस्कान से जवाब दिया। रामपाल इस लड़ाने का माहिर खिलाड़ी था। वो समझ गया कि शिकार खुद फंसने को तैयार है। तभी सुंदरी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, साहब सुना है कि आप पक्के निशानची भी हो। हाँ सुंदरी, यहाँ कई बार जंगली जानवर आ जाते हैं तो उन पर निशाना साधना पड़ता है। पर तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें भी निशाना लगाना सीखना है क्या? अरे साहब, हमारा ऐसा नसीब कहाँ जो कोई हमें निशाना लगाना सिखा दे। सुंदरी ने बड़ी अदा से कहा। रामपाल को यह विश्वास नहीं था कि शिकार उसके जाल में इतनी जल्दी फंस जाएगा। उसने गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कहा, अरे सुंदरी, क्या बात करती हो? तुम्हें बंदूक चलानी और निशाना लगाना हम सिखाएंगे। तुम कल हमारे साथ जंगल में चलो, वहीं तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। सुंदरी तो ऐसे ही मौके की तलाश में पहले से तैयार बैठी थी। दोनों के उद्देश्य एक दूसरे से पूरे हो रहे थे। अब आए दिन रामपाल सुंदरी को पहाड़ी स्थानों पर ले जाता। वहाँ दोनों खूब मजे करते, लेकिन सुंदरी अपने उद्देश्य को भूली नहीं थी। वह तो इंतकाम की आग में लगातार जल रही थी। उसी हिसाब से वह खुद को योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर रही थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब वह बिल्कुल तैयार हो गई तो उसने अपने लाल दुपट्टे के 4 टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा एक एक दरिंदे के नाम। सुंदरी को पता था कि नट्टू का दूध का कारोबार है। वह रोज रात को 10 बजे के आसपास शहर से मोटरसाइकिल से वापस गांव लौटता है। एक रात सुंदरी ने एक किसान के खेत से बाढ़ का कटीला तार चुरा लिया। रात को गांव की सड़क सुनसान रहती थी। वह कटीले तार को लेकर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच बैठ गई। जैसे ही उसने नट्टू की मोटरसाइकिल की आवाज सुनी, वह चौकन्नी हो गई। उसने कटीले तार को सड़क के बीच में डाल दिया। तीखे मोड़ के कारण नट्टू कटीले तार को देख नहीं पाया। उसकी मोटरसाइकिल कटीले तार में बुरी तरह से फंस गई। नट्टू इतनी जोर से गिरा कि उसकी चीख निकल गई। सुंदरी अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा वहीं छोड़कर अपनी झोपड़ी पर पहुंच गई। उसके उद्देश्य का एक भाग पूरा हो चुका था। अगले दिन खबर लगी कि नट्टू की दुर्घटना में दोनों टांगें टूट गई है। उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लाखों रुपए का खर्च बताया और टांगों को काटने की संभावना भी जताई। यह सुनकर सुंदरी के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। नट्टू की दुर्घटना को महज एक हादसा माना गया। सुंदरी पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। अब सुंदरी के निशाने पर साकिब था। उसे पता चला कि साकिब तो काम धंधे की तलाश में दिल्ली गया है। अब क्या किया जाए? सुंदरी ने पता लगाया कि साकिब के तीनों बच्चे कस्बे में पढ़ने जाते हैं और शाम को 4 बजे घर लौटते हैं। दोपहर को साकिब की अनपढ़ बीवी आफिया घर में अकेली रहती है। सुंदरी ने उसे लूटने की योजना बना ली। इसके लिए सुंदरी ने एक बुर्का खरीदा और कुछ नशे की गोलियां। नशे की गोलियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये सब उसने रामपाल से सीखा था, जो लड़कियों को फांस कर उनकी चाय या कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर उन्हें बेहोश कर उनके साथ गंदा काम करता था। तब एक दिन साकिब की दूर की रिश्तेदार बनकर सुंदरी बुर्के में उसके घर में दाखिल हुई। आफिया घर में अकेली ही थी। वह साकिब के रिश्तेदार के लिए चाय बनाकर ले आई। यह उसका फर्ज था। सुंदरी ने बड़ी होशियारी से आफिया की चाय में नशे की दवा मिला दी। आफिया चाय पीते ही बेहोश हो गई और सुंदरी ने घर में रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वह अपने लाल दुपट्टे का टुकड़ा वहीं छोड़कर रफू चक्कर हो गई। उसके उद्देश्य का दूसरा भाग पूरा हो चुका था। आफिया के होश में आने के बाद गांव वालों को पता चला कि साकिब की कोई दूर की रिश्तेदार उसके घर को लूट कर ले गई। पुलिस कई दिनों तक साकिब के रिश्तेदारों के यहाँ छापामारी करती रही, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि सुंदरी का इस लूट में कोई हाथ हो सकता है। सुंदरी के अंदर बदले की आग बुरी तरह से लगी हुई थी। उसे अब न इज्जत गंवाने का डर था, न पुलिस का खौफ। अब उसके निशाने पर कलवा था। वह कलवा के खलिहान का मुआयना कर आई थी। कलवा ने अपनी गेहूं और सरसों की सारी फसल वहां लाकर रख दी थी। वहीं पर उसके 2 बिटौटे, एक भूस का छोटा
लूंगा और कुछ इमारती लकड़ियां भी रखी हुई थी। इसमें आग लगने का मतलब था कि कलवा की आर्थिक रीढ़ टूटना। सुंदरी जानती थी कि खलिहान में आग लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यह तरीका भी उसने रामपाल से ही सीखा था। शाम के समय जब सब गांव वाले खेतों और खलिहानों से अपने घर चले गए तब सुंदरी कलवा के खलिहान की तरफ आई। उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। तब उसने कपड़े का एक पुलिंदा बनाकर उसमें आग सुलगा कर रख दिया। जितनी देर में आग सुलगी, सुंदरी लाल दुपट्टे का तीसरा टुकड़ा खलिहान से कुछ दूरी पर खड़े पेड़ के तने से बांधकर आगे निकल गई। उसने दूर से देखा कलवा का खलिहान धू धू करके जल रहा था। जितनी तेज आग की लपटें कलवा के खलिहान से उठ रही थी उतनी ही ठंडक सुंदरी के कलेजे में पड़ती जा रही थी। सारा गांव आग बुझाने पहुंचा, लेकिन खलिहान तो मिनटों में खाक हो गया। इसके साथ ही कलवा की अच्छी फसल से कमाई का अरमान भी खाक हो गया। आग का लगना किसी गाँव वाले की लापरवाही मानी गई, लेकिन लाल दुपट्टे के टुकड़े को लेकर अब गाँव में हल्की फुल्की खुसुर फुसुर मजाकिया लहजे में शुरू हो चुकी थी। इससे पहले कि पुलिस लाल दुपट्टे को लेकर कड़ी से कड़ी मिलाती, सुंदरी ने टिकलू पर निशाना साध दिया। एक शाम जब अंधेरा ढलने लगा था, मखना ग्राम के घेर से रिवाल्वर की धाए धाए की आवाज गूंज उठी। सबने यही समझा कि गांव में बदमाश घुस आए हैं, इसलिए किसी की एकदम से सरपंच के घेर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब काफी देर तक घेर से कोई हलचल नहीं हुई तो गाँव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठू डंडों के साथ मखना के घर में प्रवेश किया। सब ये देखकर चौंके कि एक बूढ़े के पास टिकलू औंधे मुंह पड़ा है और उसके मुंह में लाल दुपट्टे का एक टुकड़ा ठूसा पड़ा है। अब गांव वालों को समझते देर न लगी कि यह कारनामा किसका है। सुंदरी को पता था कि टिकलू और मखना आए दिन शाम को यहाँ बैठकर शराब पीते थे। वह रामपाल का रिवॉल्वर लेकर आई और जैसे ही मखना शराब की बोतल लेने के लिए घर गया और उसने टिकलू को अकेला पाया, उसने 2 फायर उस पर झोंक दिए। निशाना सुंदरी का अचूक था ही वह वहीं ढेर हो गया। सुंदरी का इंतकाम पूरा हो चुका था, इसलिए अपनी पहचान उजागर करने के लिए उसने जानबूझकर लाल दुपट्टे का कपड़ा टिकलू के मुंह में ठूस दिया, क्योंकि टिकलू ने ही सबसे ज्यादा हैवानियत दिखाई थी और उसके मुंह में लाल दुपट्टे को ठूसने वाला भी टिकलू ही था। जब तक पुलिस सुंदरी तक पहुंचती, वह आफिया से लूटे हुए जेवर और नकदी को लेकर रातों रात गायब हो गई। चूंकि इन सारी घटनाओं को अंजाम सुंदरी ने अकेले ही दिया था, तो सुंदरी का सुराग देने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों को तो छोड़ो, उसके अपने घर वालों को भी सुंदरी की कोई जानकारी न थी। उसका तो किसी से कोई संबंध ही नहीं रह गया था। पुलिस ने साल भर तक सुंदरी की खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस ने उसकी फाइल पर गुमशुदा लिखकर फाइल बंद कर दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।